शेयर स्क्रीन क्या बच्चों? अच्छा ही स्टॉप किया पॉज जी बिस्मिल्लाह। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पीबीएल का टॉपिक है। आई रियली लव इट और इसमें भी कॉन्सेप्ट्स की चीज़ें हैं और आई होप कि आप भी इसको ज़्यादा एंजॉय करेंगे और लेट्स सी कि है क्या। हम अपने फर्स्ट पीरियड में पढ़ चुके हैं कि जो कॉमन दो न्यूरोलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं दैट वी शुड कीप इन आवर माइंड ऑल द टाइम व्हेनेवर वी सी अ पेशेंट, न्यूरोलॉजिकल पेशेंट। वेयर इज द लीजन जो कि लोकलाइजेशन के ऊपर है और व्हाट इज द लीजन जो कि बताएगा क्या डिजीज है। और इसी में हमने थर्ड जो कंपोनेंट रखा था वो पैटर्न रिकग्निशन था। ये पैटर्न रिकग्निशन इसको आप ऐसे समझें कि ये रीढ़ की हड्डी है और द बैकबोन ऑफ द न्यूरोलॉजी, क्योंकि बहुत सारी न्यूरोलॉजी के डिसऑर्डर्स और लोकलाइजेशन जो है वो इस पैटर्न रिकग्निशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आपको पैटर्न रिकग्निशन आ जाए किसी भी सिस्टम की, किसी भी लोकलाइज्ड एरिया की, तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू लोकलाइज अ लीजन। तो लेट्स सी कि क्या है। सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन नम्बनेस एंड पैरेस्थीसिया। इनमें से एक जो है नेगेटिव सिम्टम्स है, मींस आपको कुछ पता नहीं चल रहा। दूसरा पॉजिटिव सिम्टम है जिसमें आपको कुछ पता चल रहा है। पैरेस्थीसिया जो है वो पॉजिटिव सिम्टम्स है बिकॉज व्हाट इज द पैरेस्थीसिया? क्रॉसली इसकी लेमन टर्मिनोलॉजी टिंगलिंग सेंसेशन है, जिसको डिफाइन करें तो इट इज सेंसेशन ऑफ द पिन्स एंड नीडल्स एट द स्किन। तो वी कॉल इट द पैरेस्थीसिया। लेकिन इसके अगेंस्ट नमनेस क्या है? कई दफा मेडिकल स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज होते हैं, वो समझते हैं कि नमनेस पैरेस्थीसिया और टिंगलिंग सेम चीज है। नहीं, इट्स डिफरेंट टोटली। यस, इनके अंदर जो कॉमन चीज है वो ये है कि ये लोकलाइजेशन इनकी एक हो सकती है और ये न्यूरोपैथिक सिम्टम्स हैं और ये जो है लेकिन इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्सेप्ट है, कब आप इसको लेबल करेंगे दिस इज नमनेस और कब पैरेस्थीसिया, तो उसके लिए बहुत जरूरी है। अगर पेशेंट्स को किसी भी एरिया ऑफ स्किन पर, चाहे वो एक हाथ हो, पूरा बाजू, पूरे वन साइड ऑफ द बॉडी हो, अगर उसको सेंसेशन कम महसूस हो रही है और कुछ भी फील नहीं हो रहा, तो फिर उसको हम कहेंगे दिस इज नमनेस। और इसीलिए इसको हमने कहा कि नेगेटिव सिम्टम है और पैरेस्थीसिया इसके अगेंस्ट है, जिसमें पिन एंड नीडल्स फीलिंग्स आपको आएंगी। और जहां तक मैंने इनके अंदर कॉमन चीज बताई, कॉमन ये कि दोनों की लोकलाइजेशन एक ही तरह की है। मैंने नर्व्स के अंदर अगर आती है तो नर्व्स भी इन दोनों को बता सकता है और ब्रेन के अंदर भी ये चीजें आ सकती हैं। तो लोकलाइजेशन दोनों की एक बनेगी, लेकिन टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है, जिसको समझना बड़ा जरूरी है। कहाँ लोकलाइज करेंगे? यस, यू रिमेम्बर हमने 7 लोकलाइजेशन पॉइंट्स डिस्कस किए थे और उन लोकलाइजेशन पॉइंट्स में इसको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। वैसे हमने 7 किए थे, ये 8वां कोई एक्स्ट्रा आ गया है। तो 8वां जो दिस वन इज अ डॉर्सल रूट गैंग्लियन। इफ यू रिमेम्बर हमने स्पाइनल कॉर्ड के एक कंपोनेंट पढ़ा था एंटीरियर हॉर्न सेल और ये दिस वन इज अ एंटीरियर हॉर्न सेल। इसके अब और यहाँ एंटीरियर हॉर्न सेल्स में ये होता है कि जो मोटर फाइबर्स होते हैं यहाँ से निकलते हैं और इसके अगेंस्ट सेंसरी होते हैं, सेंसरी फाइबर जो है वो पोस्टीरियर हॉर्न से निकलते हैं। लेकिन फर्क क्या है? फर्क दोनों में आपको पता है, इट्स जस्ट रिवीजन ऑफ योर न्यूरो एनाटॉमी, कि जो सेल्स मोटर के सेल्स हैं ब्रेन से ऊपर से आ रहे हैं, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, वो सेल यहाँ पर एंड होते हैं और फिर दूसरा सेल यहाँ से साइनेप्स बना के निकल जाता है। ठीक है, और जबकि इसीलिए इसके जो सोमा या बॉडी यहीं पर पड़े रहते हैं, जबकि गैंग्लियन में ये होता है, इसका जो पार्ट दिया है इसमें जो कंपोनेंट है हमारे पास सोमा का, वो आउट ऑफ दिस है। इसमें ये होता है कि अगर आप इसीलिए जो पोस्टीरियर फाइबर्स होते हैं जिसको हम डॉर्सल रूट भी कहते हैं, दिस वन इज अ वेंट्रल और एंटीरियर रूट, उसके अंदर जो आफ्टर इमर्जेंट ओवर हियर, तो जितने भी जो फाइबर्स होते हैं वो वहां पर उनकी कलेक्शन हो जाती है। जो बॉडी वाला जो कंपोनेंट है जिसमें न्यूक्लियस वगैरह पड़े होते हैं, इस वाले का जो पेरिफेरल वाला फाइबर है,
इसका जो बॉडी वाला कंपोनेंट है वो बाहर की तरफ रखा हुआ है, तो वहाँ कलेक्शन की वजह से जो स्वेलिंग टाइप की चीज आ जाती है, वी कॉल इट द डॉर्सल रूट गैंग्लियन है। तो ये जो डॉर्सल रूट गैंग्लियन है, इसकी अपनी डिसऑर्डर्स होते हैं। मैं आपको इसकी डिटेल में नहीं लेके जाना चाह रहा कि इसकी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, लेकिन सिर्फ क्योंकि ये टॉपिक हमारे पास आया है, तो इसमें क्योंकि ये जो टॉपिक है ये सेंसेशन, एब्नॉर्मल सेंसेशंस को डील कर रहा है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं बस बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये भी एक एक्स्ट्रा एरिया है जो कि हमने अपनी लोकलाइजेशन में रखा नहीं था, ये भी इन्वॉल्व होता है। और जो गैंग्लियोनोपैथीज कहते हैं, जो डिसऑर्डर है जिसमें ये पर्टिकुलर गैंग्लियंस इन्वॉल्व होते हैं, तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये ध्यान में रखिएगा। अब सवाल ये है कि ये हमारी जो नमनेस, पारेस्थीसिया, टिंगलिंग है, कभी भी कोई पेशेंट्स इन सिम्टम्स के साथ आता है तो हम कहाँ पर उनको लोकलाइज करेंगे? ये आप देखिए, ये जो स्लाइड बता रही है कि 1, 2 और 3, ये 3 चीजें आप निकाल दें। इसके अलावा बाकी जो रिमेनिंग 5 एरियाज हैं, ये 5 के 5 एरियाज ये वाले सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जब प्रोड्यूस करेंगे तो आपने उनको वहां लोकलाइज करना है। ब्रेन के अंदर भी नमनेस, पैरालिसिस हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी, डॉर्सल रूट गैंग्लियन, रूट्स और नर्व्स के अंदर भी। हम यहाँ डॉर्सल रूट को डिस्कस नहीं करेंगे, बस सिर्फ एक ध्यान में रखिएगा कि डॉर्सल रूट गैंग्लियन जो पार्ट है उसकी डिसऑर्डर्स में भी नमनेस होती है। तो वेयर टू लोकलाइज, कभी भी कोई पेशेंट आएगा तो आपने ग्रॉसली ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, रूट्स और नर्व, इन 4 चीजों को ध्यान में रखना है जो कि नमनेस, पैरालिसिस करवा सकते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसको लोकलाइज कैसे करें? अगर ब्रेन है तो ब्रेन का पैटर्न क्या होगा, नर्व्स का पैटर्न क्या होगा? तो ये पैटर्न रिकग्निशन को मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। अगर ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट है तो वो पैटर्न, अगर आपको पता है ब्रेन का पैटर्न ऑफ इन्वॉल्वमेंट, तो फिर आप समझ सकते हैं इस चीज को। अगर ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट है, देखिए ब्रेन जब भी इन्वॉल्व होता है, आपको पता है हमने स्ट्रोक के ऊपर बात की थी, तो फेस, आर्म और लेग, तो ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट, अगर कोई पेशेंट आता है जो कहता है डॉक्टर साहब मुझे फेस, आर्म और लेग में जो है पूरा का पूरा हिस्सा सुन्न हो गया है। अच्छा, उर्दू के अंदर या सिंधी के अंदर जो वर्ड यूज होता है वो सुन ही होता है, लेकिन इंग्लिश में हमने इसको एक्सप्लेन करना है, लिखना है कि ये सुनपना जिसको वो कह रहा है वो नमनेस है या पैरेस्थीसिया है, लेकिन मरीज वो सुन का ही वर्ड यूज करता है। तो अगर ऐसा पैटर्न बता रहा है कि जिसमें फेस, आर्म और लेग इन्वॉल्व है, तो आप उसको कहेंगे कि ये ब्रेन से इसकी ओरिजिनेशन है, तो लोकलाइजेशन इसकी ब्रेन में। ब्रेन में दोनों एरियाज हैं, मोटर एरियाज भी हैं और सेंसरी एरियाज भी हैं, पैराइटल लोब है, थैलेमस है, इंटरनल कैप्सूल का जो पोस्टीरियर लिम्ब है, वहाँ अगर लीजन हो तो वहाँ सेंसरी फाइबर्स क्रॉस करते हैं, और मेडुला ऑब्लोंगेटा का जो लेटरल पार्ट है वहाँ भी जो है सेंसरी फाइबर्स होते हैं, तो उसकी जो आपने सुना होगा लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम, तो उसके अंदर भी पेशेंट को अपोजिट साइड जो है नमनेस या पैरेसीज हो सकते हैं। तो ब्रेन के अंदर ये कुछ एरियाज हैं जिसमें अगर कोई लीजन, स्ट्रोक, ट्यूमर या व्हाटएवर जो भी हो, तो उसकी वजह से पेशेंट्स को वन साइडेड नमनेस होगी, और तो इससे आप पहचानेंगे कि यू विल लोकलाइज द लीजन एट द ब्रेन। ये फिर हम बाद में, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बाद में फिर मैंने एक स्लाइड रखी है कि क्यों जरूरी कि हम लोकलाइज सही करें। और अगर किसी पेशेंट्स का सिम्टम इस तरह है, वो फेस उसका स्पेयर्ड है, फेस स्पेयर्ड है, अब दोनों आर्म और ट्रंक, दोनों आर्म, लेग और ट्रंक इन्वॉल्व है, या अब आर्म स्पेयर्ड है और बोथ लोअर लिम्स इन्वॉल्व हैं, तो ये बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट जो होती है, मैंने आपको समझाया था कि ये आप मेरी लिटिल फिंगर देख रहे हैं, इससे भी छोटा साइज होता है विड्थ में, स्पाइनल कॉर्ड में बहुत छोटी होती है। तो इसलिए जब भी इसकी पैथोलॉजीज होती हैं तो अमूमन ये पैथोलॉजीज पूरी की पूरी कॉर्ड को इन्वॉल्व करती है, जैसे ट्रांसवर्स माइलाइटिस हो गया, तो इसीलिए ऐसे पेशेंट्स को बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट होती है। अब अगर सर्वाइकल कॉर्ड इन्वॉल्व हुई है तो पेशेंट्स को अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब दोनों इन्वॉल्व होंगे, और सर्वाइकल कॉर्ड से नीचे जैसे कि डोर्सल कॉर्ड इन्वॉल्व हुई है तो उसमें लोअर लिम्स बायलेटरल इन्वॉल्व। तो ये पैटर्न के साथ जब पेशेंट आएगा, आप हमेशा इसको लोकलाइज कर सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। फिर मैंने एग्जामिनेशन में आपको बताया था जो फर्स्ट पीबीएल था कि स्पाइनल कॉर्ड के रीजन्स में हम सेंसरी लेवल्स देखते हैं, एंटीरियरली और पोस्टीरियरली जब पिन प्रिक्स करते हैं, तो
ये एक स्पाइनल कॉर्ड की सर्वाइकल एमआरआई है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये एबनॉर्मल सिग्नल है सर्वाइकल कॉर्ड में, तो ये ट्रांसवर्स माइलाइटिस है। तीसरा हमारे पास रूट्स की है। अगर रूट्स जो है लोकलाइज, अगर पेशेंट रूट वाला आता है तो आप कैसे लोकलाइज करेंगे, ये भी मैंने आपको फर्स्ट पीबीएल में बताया था कि रूट के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, रूट बेसिकली डर्माटोम से लिंक्ड है। तो हमारे बॉडी के ऊपर जो डर्माटोम्स बने हुए, और डर्माटोम बाय डेफिनेशन क्या है, डर्माटोम की डेफिनेशन एरिया ऑफ द स्किन सप्लाइड बाय सिंगल रूट। तो अगर उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ स्किन में अगर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं, और रूट के सिम्टम्स मैंने आपको बताए थे कि पेन होगा, उसी पर्टिकुलर डर्माटोम के अंदर नमनेस हो सकती है, पायरेक्सीजिया हो सकता है, तो फिर आप लोकलाइज करेंगे रूट में। रूट का थोड़ा सा मैंने आपके लिए पिक्चर रखी है। स्पाइनल कॉर्ड से ये जो है इंटीरियर हॉर्न और पोस्टीरियर हॉर्न से जो है नर्व्स निकली हैं, रूट्स निकली हैं, और दोनों मिलके ये मिक्स रूट बनाती हैं। उसके बाद फिर ये बाहर चले जाएंगे। तो ये डिस्क है। डिस्क जब भी प्रोलैप्स होती है, अगर लेटरल डिस्क होती है तो वन साइड की रूट को प्रेस करेगी। तो अगर ये लेफ्ट साइड की रूट है तो फिर लेफ्ट साइड पे जो है जिस भी लेवल की ये रूट कंप्रेस हो रही है, तो उस लेवल पे पेशेंट को सिम्टम होंगे। हम एज्यूम करते हैं कि ये वाली जो रूट मैंने पिक्चर आपको दिखाई है, ये C5 और C6 लेवल की रूट है। तो ऐसे पेशेंट्स को इस डिस्ट्रीब्यूशन में जो है नमनेस और पायरेसीजिया फील होगा। और अगर C6 है तो फिर ये आगे तक चला जाएगा। तो C5 C6 की रूट जो है इस तरह करती है। और अगर से फॉर एग्जांपल ये L5 और S1 की रूट है, तो फिर L5 और S1 की रूट जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको हम शेटिका भी कहते हैं और लंबोसेकल रेडिकुलोपैथी भी कहते हैं। तो अगर आपको ऐसा पैटर्न मिले जिसमें नमनेस, पायरेसीजिया और पेन प्लस हो या ना हो, तो फिर आप कहेंगे कि ये मोस्ट लाइकली रूट का लीजन हो सकता है। इसको हम रेडिकुलोपैथी कहते हैं। फिर हमारे पास नर्व्स आ जाती हैं। अगर नर्व्स, अगर क्रेनियल नर्व्स हैं या पेरिफेरल नर्व्स हैं, अगर क्रेनियल नर्व्स में मोस्ट कॉमन जो हम नर्व्स डील करते हैं नमनेस के हवाले से या पैरेस्थीसिया के हवाले से, वो ट्राइजेमिनल नर्व है। अच्छा, एक बात ध्यान में रखें, ट्राइजेमिनल नर्व जो है दो पैथोलॉजीज को इंडिकेट करता है। एक तो ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया आपने सुना होगा, दूसरा न्यूरोपैथी है। दोनों में फर्क क्या है? ट्राइजेमिनल न्यूरोपैथी के अंदर बाकायदा नर्व्स इन्वॉल्व हुई हैं, और ऐसा पेशेंट्स कॉन्स्टेंटली जो डिस्ट्रीब्यूशन है ट्राइजेमिनल नर्व की, उसमें वो कहता है कि मुझे नमनेस हो रही है या पायरेसीजिया, वो कांस्टेंट फीलिंग्स हैं। और जब आप उसका एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें आपको लगता है कि जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर पिन प्रिक कम है और एज कम्पेयर टू अपोजिट साइड के। ऐसी सिचुएशन हो तो आप उसको लेबल करते हैं कि दिस इज ट्राइजेमिनल न्यूरोपैथी। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया? ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के अंदर पेशेंट्स को करंट लाइक फीलिंग होती है, करंट लाइक शॉक्स लगते हैं, और कॉमनली V1 डिस्ट्रीब्यूशन और V2 के अंदर होते हैं। जैसे इसमें हमारे पास ये रखा हुआ है ऑप्थेल्मिक जोन, जो कि V1 कहते हैं, और मैक्सिलरी जोन्स को V2 कहते हैं। तो ये बहुत कॉमन एरियाज हैं जिसमें पेशेंट्स को करंट लगता है। ऐसे अचानक से ऐसे करेगा डॉक्टर साहब। हम क्लिनिक में जब पेशेंट्स को पूछते होते हैं तो हम कहते हैं कि आपको ऐसा लगता है करंट लगा, तो ऐसे करते हैं। तो आप भी इस मेरी एक्टिंग को ध्यान में रखिएगा। जब भी अगर ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के पेशेंट को हैंडल करें तो उनको करके दिखाएंगे कि आपको ऐसे ऐसे करंट लगता है, और तो फिर पेशेंट आपको, और इसमें करंट आता है जाता है, हर वक्त की कांस्टेंट फीलिंग्स नहीं है। अगर कांस्टेंट फीलिंग है तो फिर वो न्यूरोपैथी होगा। और ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में जब आप एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट का, वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो इसमें अगर आपको क्रेनियल नर्व्स में जो मैंने आपको प्रोटोटाइप ट्राइजेमिनल नर्व का बताया, अगर उस डिस्ट्रीब्यूशन में पेशेंट को सिम्टम है तो आप उसको कहेंगे कि ट्राइजेमिनल नर्व की इन्वॉल्वमेंट है। फिर उसके बाद आपके पास आती है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। आपको याद होगा पेरिफेरल न्यूरोपैथी की टर्म हम यूज करते हैं, इसका मतलब है वी आर डीलिंग न्यूरोपैथी इन्वॉल्विंग बोथ साइड ऑफ द बॉडी इक्वली। जैसे कि डायबिटिक न्यूरोपैथी बहुत कॉमन है। डायबिटिक न्यूरोपैथी में पेशेंट्स को सिम्टम्स होते हैं लोअर लिम्ब से शुरू होते हैं। ये वाले पिक्चर जो तीन है ना, बेसिकली ये माइल्ड न्यूरोपैथी, मॉडरेट न्यूरोपैथी, दिस सीवियर न्यूरोपैथी। तो माइल्ड न्यूरोपैथी में आपको मैंने एक दफा पिछली फर्स्ट उसके अंदर बताया था पीबीएल में, ये जो पेरिफेरल न्यूरोपैथीज होती है कॉमनली लेंथ डिपेंडेंट होती है। तो जितनी बड़ी लेंथ होगी नर्व फाइबर की, वो सबसे पहले इन्वॉल्व होगा।
तो इसीलिए लेग के फाइबर सबसे पहले इन्वॉल्व होते हैं। दोनों लेग डिस्टली इन्वॉल्व है, पाँव में जलन हो रही है, पाँव में नमनेस, बारिश चीज़ा हो रहा है। फिर जैसे जैसे ऊपर चढ़ता जाएगा, जब नी तक पहुंचता है तो फिर हाथ की इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो जाती है, फिर हाथ में ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है। जब यहाँ तक हाथ और पाँव हो जाते हैं तो फिर यहाँ ये जो इंटरकॉस्टल नर्व्स हैं ये इन्वॉल्व होती है, तो फिर पेशेंट्स को जो है ना, दिस इज ऑल एज अ गेम ऑफ द लेंथ ऑफ द नर्व। तो आप देखें कि इस रिसीवर न्यूरोपैथी में ये पैटर्न आता है। ये तो हो गया पेरिफेरल न्यूरोपैथी का। बाकी मोनोन्यूरोपैथीज हो सकती हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम में आपने देखा 1 2 3 एंड हाफ, 3.5 उंगलियां जो है वो इन्वॉल्व होती हैं, नमनेस, पैरालिसिस हो सकता है। इसी तरह अगर रेडियल नर्व है तो यहाँ डॉर्सम के ऊपर आपको फीलिंग्स होंगी। तो इस तरह मोनोन्यूरोपैथीज हो सकती हैं, पॉलीन्यूरोपैथीज हो सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह आप रिकॉग्नाइज करेंगे यू आर डीलिंग विद नर्व्स। तो इट्स आई थिंक इट्स वेरी क्लियर कि अगर आपको 4 एरियाज हैं तो 4 में ब्रेन है तो उसका पैटर्न से आप लोकलाइज करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड का अपना पैटर्न है, रूट्स का अपना पैटर्न और नर्व्स का अपना। एंड आई थिंक विद दिस क्लियर कॉन्सेप्ट आपको नेक्स्ट टाइम कभी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि जो है हम इसको कहाँ लोकलाइज करें। नाउ क्यों रिकॉग्नाइज करना पैटर्न जरूरी है? देखिए, पेशेंट का इंटरेस्ट किस चीज में होता है? पेशेंट का इंटरेस्ट होता है कि उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए और डायग्नोज किया जाए। कार्डियोलॉजी को ले लें, पल्मोलॉजी को ले लें, ये सारी चीजें एक फिक्स्ड एरिया होते हैं ना। आपने उन फिक्स्ड एरिया में, या इवन इंक्लूडिंग एफजीआई को भी ले लें, तो आप उसके लिए एक ही इन्वेस्टिगेशन किया, एक ही इन्वेस्टिगेशन में आपको चीजें पता चल जाती है। लेकिन न्यूरोलॉजी तो इज वेरी लेंथी, फ्रॉम द हेड टू द टो है। तो इसमें आपके लिए इतना इजी नहीं है कि आप किसी को कहें भाई आप हेड से लेकर टो तक सारी इन्वेस्टिगेशन करवा के आए। इट्स नॉट पॉसिबल। से फॉर एग्जांपल अगर हम एमआरआई की बात करें तो सिर्फ स्पाइन के सिर्फ 3 अलग अलग एमआरआईज होते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप लोकलाइज करें कि जो भी प्रॉब्लम है वो कहाँ से आ रहा है। तो अब से फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट्स का नर्व्स का प्रॉब्लम है, आपने कहा नहीं मुझे तो स्पाइन लग रहा है, अब स्पाइन के लिए जो एमआरआईज हैं वो कॉर्ड है, फिर सर्वाइकल है, डॉर्सल है, लंबोसेंट्रल है, जब आप करवाएंगे तो सारे के सारे ठीक आएंगे। तो फिर उस वक्त बड़ा जरूरी है, फिर आप कहेंगे पता नहीं क्या है। तो नर्व्स के लिए अलग इन्वेस्टिगेशन होती है जिसमें नर्व्स का प्रॉब्लम के लिए नर्व कंडीशन स्टडी ईएमजी होती है। और अगर ब्रेन में लोकलाइज कर रहे हैं तो एमआरआई ब्रेन या सीटी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड के लिए भी इमेजिंग अपनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप करेक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करें। इससे पेशेंट का फाइनेंस भी बचेगा, आपका टाइम बचेगा, पेशेंट का टाइम बचेगा, और सबसे बड़ी बात आपकी अपनी फ्रस्ट्रेशन बचेगी। अगर आपने किसी दिन गलत इन्वेस्टिगेशन कर लिया, पेशेंट आया, आपने देखा ये तो बिल्कुल ठीक है, तो आपको एक इंटरनली फ्रस्ट्रेशन फील होगी कि यार ये क्या हुआ एज अ क्लिनिशियन। और जब आपकी करेक्ट लोकलाइजेशन है तो करेक्ट आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो इस तरह करेक्टली आप डायग्नोज कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज द पैटर्न। थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन क्विकली पूछें, ताकि मेरे ख्याल में पीछे कुछ लोग वेट कर रहे हैं इसका। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। पॉज